राइटिंग। प्राचीन भारत की भूमि पर जहां ज्ञान और नीति का प्रकाश दूर दूर तक फैला हुआ था, वहीं एक छोटा सा राज्य था मगध के सीमांत पर स्थित विरक्तपुर। इस राज्य की पहचान उसकी समृद्धि से नहीं, बल्कि वहां के राजगुरु आचार्य विष्णुदत्त की गूढ़ नीतियों से थी। लोग कहते थे कि उनकी नीतियां चाणक्य की रीतियों से प्रेरित थीं, सीधी नहीं परंतु गहरी और रहस्यमयी। राजा सुयश, जो कि युवा और महत्वाकांक्षी थे, अक्सर आचार्य से राज्य संचालन की शिक्षा लेते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, गुरुदेव, शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? आचार्य विष्णुदत्त मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने कहा, राजन, शत्रु को हराने का सबसे बड़ा उपाय है उसे समझना, उससे पहले कि वह स्वयं को समझे। राजा ने इसे सुना पर पूरी तरह समझ नहीं पाए। तभी आचार्य ने एक कथा सुनाने का निर्णय लिया। बहुत समय पहले आचार्य ने आरंभ किया। एक वन में दो सिंह रहते थे, एक शक्तिशाली, दूसरा बुद्धिमान। शक्तिशाली सिंह अपनी ताकत पर गर्व करता था, जबकि बुद्धिमान सिंह चुपचाप सबका निरीक्षण करता था। एक दिन वन में एक नया शिकारी आया। शक्तिशाली सिंह ने तुरंत हमला करने की सोची, पर बुद्धिमान सिंह ने उसे रोका और कहा, पहले उसकी चाल समझो। आशा कोई राजा ध्यान से सुन रहे थे। शक्तिशाली सिंह ने उसकी बात नहीं मानी और सीधे शिकारी पर टूट पड़ा। परिणाम स्वरूप वह घायल हो गया। दूसरी ओर बुद्धिमान सिंह ने कई दिनों तक शिकारी की आदतों को देखा, उसकी कमजोरियों को पहचाना और फिर सही समय पर वार किया। अंततः वही विजयी हुआ। राजा ने कहा, तो क्या केवल धैर्य ही जीत का मार्ग है? आचार्य ने सिर हिलाया। नहीं राजन, धैर्य के साथ साथ गुप्तता और रणनीति भी आवश्यक है। इतना कहकर आचार्य ने एक रहस्यमयी पोटली निकाली। उसमें एक प्राचीन ताम्रपत्र था, जिस पर कुछ गूढ़ संकेत लिखे थे। यह क्या है गुरुदेव? राजा ने उत्सुकता से पूछा। यह विरक्तपुर का सबसे बड़ा रहस्य है, आचार्य ने धीमे स्वर में कहा। इसमें राज्य के भविष्य का संकेत छिपा है, परंतु इसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि संयम और दृष्टि की आवश्यकता है। राजा ने उस ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। उसमें कुछ प्रतीक बने थे, एक सर्प, एक कमल और एक टूटा हुआ चक्र। इनका क्या अर्थ है? राजा ने पूछा। आचार्य ने उत्तर दिया, जब सर्प कमल को छुएगा और चक्र पुनः पूर्ण होगा, तब राज्य पर संकट आएगा। राजा चौंक गए। क्या यह भविष्यवाणी है? आचार्य ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। दिन बीतते गए। राजा उस रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। वह स्वयं को व्यापारी कहता था, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। उस व्यापारी ने राजा से भेंट की और कहा, महाराज, मैंने दूर देशों की यात्रा की है। मैंने ऐसे संकेत देखे हैं जो आपके ताम्रपत्र से मिलते जुलते हैं। राजा चौंक गए। तुम उस ताम्रपत्र के बारे में कैसे जानते हो? व्यापारी मुस्कुराया, क्योंकि वह केवल आपका नहीं, कई राज्यों का रहस्य है। राजा ने तुरंत आचार्य विष्णुदत्त को बुलाया। आचार्य ने व्यापारी को देखा और कुछ क्षण मौन रहे। तुम कौन हो? आचार्य ने पूछा। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ। जो आने वाला है उसके लिए आपको तैयार करना मेरा कार्य है। आचार्य की आंखें गहरी हो गईं, तो समय आ गया है। राजा घबराए हुए थे। गुरुदेव, यह सब क्या हो रहा है? आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, राजन, जो हमने सोचा था वह अब वास्तविकता बन रहा है। सर्प, कमल और चक्र ये केवल प्रतीक नहीं है, ये तीन शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? राजा ने पूछा। आचार्य ने उत्तर दिया, सर्प छल और गुप्तता का प्रतीक, कमल शुद्धता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक, और चक्र समय और भाग्य का प्रतीक। व्यापारी ने बीच में कहा, और जब ये तीनों मिलेंगे तब एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसमें जीत और हार का अंतर केवल एक निर्णय पर निर्भर करेगा। राजा ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना चाहिए? आचार्य ने कहा, हमें प्रतीक्षा करनी होगी और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। गुप्त सूचनाएं लीक होने लगी। कुछ मंत्री संदिग्ध व्यवहार करने लगे और सीमाओं पर हलचल बढ़ गई। राजा ने आचार्य से कहा, अब तो स्पष्ट है कि कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, और वह सर्प धीरे धीरे कमल के पास पहुंच रहा है। राजा ने पूछा, और चक्र? आचार्य ने आकाश की ओर देखा। वह घूम रहा है और जल्द ही पूरा होगा। उसी रात व्यापारी गायब हो गया। उसके कमरे में केवल एक पर्ची मिली, जिस पर लिखा था, जब सत्य सामने होगा तब निर्णय तुम्हारा होगा। राजा ने वह पर्ची आचार्य को दिखाई। आचार्य ने उसे पढ़ा और गहरी सोच में डूब गए। राजन, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि आप स्वयं निर्णय लें। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपको होगा। राजा ने पूछा, पर मैं कैसे जानूं कि कौन मित्र है और कौन शत्रु? आचार्य ने उत्तर दिया,
यही तो चाणक्य की रीति है, सत्य कभी स्पष्ट नहीं होता, उसे पहचानना पड़ता है। राजा ने अपने चारों ओर देखा, मंत्री, सैनिक और प्रजा सब सामान्य दिख रहे थे, पर अब हर चेहरा संदिग्ध लगने लगा था। उसी समय महल के द्वार पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमा पर आक्रमण हुआ है। और वह रुक गया, उसकी सांसें तेज थीं। और क्या? राजा ने पूछा। सैनिक ने कांपते हुए कहा, आक्रमण करने वाला कोई और नहीं बल्कि आचार्य विष्णुदत्त। की आंखें उस सैनिक पर टिक गईं। राजा आगे बढ़े। कौन है वह? सैनिक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तभी महल के भीतर दीपक एक एक करके बुझने लगे। अंधकार फैल गया और आचार्य की आवाज गूंजी, राइटिंग। महल के भीतर अचानक छा गए अंधकार ने सबको स्तब्ध कर दिया। सैनिकों की सांसें तेज हो गईं और राजा सुयश का हृदय मानो छाती से बाहर निकलने को था। दीपकों का बुझना केवल संयोग नहीं था, यह किसी गहरी योजना का संकेत था। सैनिक, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, जो तुम कह रहे थे उसे पूरा करो। आक्रमण करने वाला कौन है? सैनिक के होंठ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, मानो दीवारें भी उसकी बात सुन रही हों। महाराज, उसने धीमे स्वर में कहा, आक्रमण का नेतृत्व आपके ही सेनापति भद्रसेन कर रहे हैं। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। भद्रसेन, जो वर्षों से राज्य के सबसे विश्वसनीय और वीर योद्धा माने जाते थे, वही अब शत्रु बन गए। राजा सुयश के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। यह असंभव है, भद्रसेन ऐसा नहीं कर सकते। आचार्य विष्णुदत्त शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से इसका आभास हो। राजन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यही वह क्षण है जब सत्य और भ्रम के बीच अंतर करना होगा। राजा ने क्रोध में कहा, गुरुदेव, आप पहले से यह जानते थे। आचार्य ने सीधे उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल इतना कहा, सर्प ने कमल को छू लिया है। राजा की आंखें फैल गईं। तो इसका अर्थ है कि संकट प्रारंभ हो चुका है? आचार्य ने सिर हिलाया। हाँ, और अब चक्र के पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। तभी बाहर से युद्ध के नगाड़ों की आवाज आने लगी। महल के द्वार पर अफरा तफरी मच गई। सैनिक भागते हुए आ जा रहे थे। एक अन्य दूत अंदर आया। महाराज, सेनापति भद्रसेन ने संदेश भेजा है। राजा ने तुरंत कहा, क्या लिखा है? दूत ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। राजन, यदि आप यह पत्र पढ़ रहे हैं तो समझिए कि समय आ चुका है। जो कुछ मैंने किया वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो आज रात अकेले पश्चिमी द्वार पर आइए। राजा ने पत्र छीन लिया। यह विश्वासघात है या कोई छल? आचार्य ने गहरी सांस ली। कभी कभी विश्वासघात ही सबसे बड़ा सत्य छुपाता है। राजा ने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा। अकेले? एक मंत्री ने घबरा कर पूछा। हाँ, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह एक जाल है तो मैं स्वयं उसमें प्रवेश करूंगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही साहस एक राजा को महान बनाता है या उसका अंत करता है। रात गहराने लगी। आकाश में बादल छा गए और चंद्रमा भी मानो छिप गया था। राजा सुयश साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी को बताए महल के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनका मन द्वंद्व में था। क्या भद्रसेन सच में गद्दार हैं या यह सब किसी और की चाल है? जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक छाया सामने आई। राजन, वह आवाज परिचित थी। भद्रसेन, राजा ने कहा। छाया से एक आकृति बाहर आई। वह वास्तव में भद्रसेन ही थे, पर उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब कठोरता और रहस्य था। आपने आने का साहस दिखाया, भद्रसेन ने कहा। राजा ने तलवार की मूठ पकड़ ली। पहले यह बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? भद्रसेन ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था आपको सत्य दिखाने का। कौन सा सत्य? राजा ने क्रोध में पूछा। भद्रसेन ने धीरे धीरे कहा कि आपके सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके अपने महल के भीतर हैं। राजा चौंक गए। तुम क्या कहना चाहते हो? भद्रसेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, आचार्य विष्णुदत्त। राजा ने तुरंत बीच में टोका, चुप रहो, गुरुदेव के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। भद्रसेन ने गंभीरता से कहा, मैं जानता था कि आप यही कहेंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है वे हमेशा हर घटना से पहले कैसे अवगत रहते हैं? राजा का मन डगमगाने लगा। और वह ताम्रपत्र? भद्रसेन ने आगे कहा, क्या वह सच में भविष्यवाणी है या किसी की बनाई हुई चाल? राजा ने धीरे से कहा, यह असंभव है। सत्य अक्सर असंभव ही लगता है, भद्रसेन ने उत्तर दिया। तभी अचानक चारों ओर मशालें जल उठीं। सैनिकों ने राजा और भद्रसेन को घेर लिया। राजा ने चौंक कर देखा, उन सैनिकों का नेतृत्व स्वयं आचार्य विष्णुदत्त कर रहे थे। राजन, आचार्य की आवाज गूंजी, आपने वही किया जिसकी मुझे आशा थी। राजा स्तब्ध रह गए। गुरुदेव, आप?
आचार्य धीरे धीरे आगे बढ़े। यह सब एक परीक्षा थी आपकी बुद्धि, आपके साहस और आपके विश्वास की, भद्रसेन ने कहा। या फिर यह एक खेल था जिसमें हम सभी मोहरे थे। आचार्य ने उसकी ओर देखा। हर खेल में मोहरे होते हैं भद्रसेन, परंतु अंततः जीत उसी की होती है जो खेल को समझता है। राजा ने दोनों की ओर देखा, एक ओर उनका गुरु, दूसरी ओर उनका सेनापति। तो सत्य क्या है? उन्होंने भारी स्वर में पूछा। आचार्य और भद्रसेन दोनों कुछ क्षण मौन रहे। फिर आचार्य ने कहा, सत्य यह है कि राज्य पर वास्तव में एक बड़ा संकट आने वाला है और उसे रोकने के लिए हमें यह सब करना पड़ा। भद्रसेन ने जोड़ा, पर यह भी सत्य है कि कुछ बातें आपसे छिपाई गईं। राजा ने आंखें बंद कर ली। उनके सामने अब दो रास्ते थे, विश्वास करना या संदेह करना। निर्णय आपका है राजन, आचार्य ने कहा। हवा तेज चलने लगी, मशालों की लौ कांपने लगी। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी क्षण दूर कहीं शंख की ध्वनि गूंजी, मानो किसी बड़े परिवर्तन का संकेत हो। राजा ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, राइटिंग। अब मैं समझ चुका हूं कि राजा सुयश की आवाज गूंज उठी। सत्य एक नहीं होता, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, परंतु एक राजा का कर्तव्य है कि वह उस सत्य को चुने जो उसके राज्य और प्रजा के हित में हो। आचार्य विष्णुदत्त की आंखों में संतोष की हल्की झलक आई, जबकि भद्रसेन ध्यान से राजा के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने आगे कहा, गुरुदेव, आपने मुझे परखा और भद्रसेन, तुमने मुझे सच दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब निर्णय मेरा होगा। हवा और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस निर्णय की साक्षी बनना चाहती हो। सबसे पहले राजा ने कहा, मुझे यह जानना है कि वास्तविक शत्रु कौन है। क्या यह केवल एक परीक्षा थी या सच में कोई बाहरी शक्ति हमारे राज्य को नष्ट करना चाहती है? आचार्य विष्णुदत्त ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल परीक्षा नहीं थी। उत्तर दिशा में एक विशाल साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। उनके गुप्तचर हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। वे भीतर से हमें कमजोर करना चाहते हैं। भद्रसेन ने जोड़ा, और उसी कारण मैंने विद्रोह का नाटक किया ताकि हम असली गद्दारों को पहचान सके। राजा ने गहरी सांस ली। तो इसका अर्थ है कि हम तीनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, बस रास्ते अलग थे। आचार्य ने सिर झुकाया। सही कहा आपने राजन। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमा पर शत्रु सेना ने डेरा डाल लिया है। वे प्रातःकाल आक्रमण करेंगे। राजा की आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था, केवल दृढ़ता थी। तो समय आ गया है, उन्होंने कहा। उन्होंने भद्रसेन की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ हो? भद्रसेन ने तुरंत घुटने टेक दिए। हमेशा महाराज, मेरा जीवन राज्य के लिए है। राजा ने आचार्य की ओर देखा। और गुरुदेव, क्या आपकी नीति अब हमारे साथ है? आचार्य मुस्कुराए। राजन, नीति कभी किसी के साथ या खिलाफ नहीं होती, वह केवल मार्ग दिखाती है। पर आज वह मार्ग आपके पक्ष में है। अगली सुबह विरक्तपुर की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ भद्रसेन थे और दूर खड़े आचार्य विष्णुदत्त सब कुछ देख रहे थे। युद्ध शुरू हुआ। शत्रु सेना विशाल थी, परंतु राजा सुयश की रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने आचार्य की नीतियों और भद्रसेन की वीरता का संगम कर दिया। उन्होंने शत्रु को सीधे टक्कर देने के बजाय उन्हें धीरे धीरे घेरना शुरू किया। रात के समय गुप्त आक्रमण किए गए और दिन में भ्रम फैलाया गया। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चलता रहा। अंततः शत्रु सेना कमजोर पड़ने लगी। चौथे दिन राजा ने अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। आज निर्णय का दिन है, उन्होंने गर्जना की। भद्रसेन ने सेना का नेतृत्व किया और उन्होंने शत्रु के मुख्य शिविर पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में शत्रु पराजित हो गया। विरक्तपुर विजयी हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा महल में लौटे। पूरा राज्य उनके स्वागत में खड़ा था, परंतु राजा के मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने आचार्य विष्णुदत्त को बुलाया। गुरुदेव, उन्होंने कहा, अब जब सब कुछ समाप्त हो गया है, मुझे सच सच बताइए, क्या यह सब पहले से योजना का हिस्सा था? आचार्य कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, चाणक्य की नीति कहती है राजा को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने केवल आपको तैयार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आपने यह नहीं बताया कि किस पर विश्वास करना है। आचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि वह आपको स्वयं सीखना था। भद्रसेन भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, महाराज, इस युद्ध ने हमें एक बात सिखाई है कि विश्वास और संदेह दोनों आवश्यक हैं। राजा ने सिर हिलाया। हाँ, और यह भी कि सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता। आचार्य ने अंतिम बार कहा, याद रखिए राजन, सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो छिपा हो। और सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो युद्ध में मिले, बल्कि वह होती है जो स्वयं पर मिले। राजा ने आकाश की ओर देखा।
सूर्य उग रहा था, एक नई शुरुआत का संकेत। उन्होंने घोषणा की, आज से विरक्तपुर केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक नीति का प्रतीक होगा जहां बुद्धि, साहस और सत्य का संतुलन बना रहेगा। प्रजा ने जयकार की और इस प्रकार वह रहस्यमयी कथा जो सर्प, कमल और चक्र से शुरू हुई थी, एक गहरे ज्ञान के साथ समाप्त हुई। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का सार, बिना सोचे समझे शक्ति का प्रयोग विनाश लाता है। धैर्य, गुप्तता और रणनीति ही सच्ची विजय दिलाती है। हर व्यक्ति और परिस्थिति को परखना आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण सत्य को पहचानने की क्षमता ही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। कहानी समाप्त हुई पर उसका ज्ञान अनंत है। यदि आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।